906 स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। आदाब नाजरीन, प्रोग्राम जनादेश में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत डार। नाजरीन, हस्ब दस्तूर हम आज भी इस प्रोग्राम में पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के मंशूर, उनके वादों, उनके दावों के अलावा अवाम की उमंगों और अवाम की उम्मीदों पर बात करेंगे। तो इस प्रोग्राम में बात करने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ फरमा है, आप हैं सारा हयात शाह, जो स्पोक्समैन है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। इसके अलावा हमने आज दावत दी है बीजेपी के लीडर एडवोकेट शेख सलमान। वो फिलहाल हमारे साथ नहीं है, लेकिन जैसे वो हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनसे भी हम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सारा जी, पहले आपकी तरफ आना चाहूँगा। अब जो इंतखाबात हो रहे हैं, पार्लिमानी इंतखाबात, ये एक खला के बाद हो रहे हैं, एक मुद्दत के बाद यूँ कहा जा सकता है हो रहे हैं। लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं। तो आप बहैसियत स्पोक्समैन नेशनल कॉन्फ्रेंस की किस निगाह से देखती हैं इनको? देखिए, जो हमारे लास्ट इलेक्शंस हुए थे वो हुए थे 2014 में जी। और आपको याद होगा उस वक्त फ्लड्स आए हुए थे। तो उस वक्त हमने अपील की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, क्योंकि फ्लड्स आए हुए हैं, हमें 2-3 महीने दे दीजिए, हम रिलीफ और रिहैबिलिटेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद आप इलेक्शन जो है वो कर लीजिए। लेकिन उन्होंने वो बात हमारी नहीं मानी। रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का जो सिलसिला है वो वहीं रुक गया और जो है उन्होंने कहा कि नहीं, इलेक्शन करना है जी। उस वक्त उनको लगा कि बहुत जल्दी करना है, टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का वेट नहीं किया। लेकिन आज 2014 से 2024 तक असेंबली इलेक्शन ही नहीं हुआ है और हम अभी तक वेट कर रहे हैं। तो आप देखिए कि कितना अरसा हो गया है कि लोगों ने जो है अपने एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव को वोट नहीं डाला। उन्होंने उस इंसान को नहीं भेजा अपने असेंबली में खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए जो उनको लगता था काबिल था, जो उनको रिप्रेजेंट कर सकता था। तो ये एक बहुत बदकिस्मती का जो है माहौल वो बना रहा। 2018 में हुकूमत खत्म हो चुकी थी और 18 में फिर 6 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए था। लेकिन आपने देखा कि 18 से आज तक भी 6 साल हो गए हैं, असेंबली इलेक्शन का जो है नामो निशान अभी तक नहीं है। अब कहा जा रहा है कि इंशाल्लाह इस साल असेंबली इलेक्शन होगी और जो अच्छी बात है, क्योंकि अब काफी वक्त हो गया है, होना भी चाहिए, ताकि लोग जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो है वोट डाले, उसको असेंबली में भेजे और वो उनको रिप्रेजेंट कर सके, उनके जो मुश्किलात है उनको जो है हल कर सके। देखिए, जो हमने पिछले खासतौर पे पोस्ट अगस्त 5 2019 इश्यूज देखे, वो बहुत मुश्किल तरीन दौर हमने देखा। हमारे शनाख्त को खत्म किया गया, हमारे राइट्स को खत्म किया गया, हमारे हुकूक नहीं रहे, हमारी तशख्खुस नहीं रही और हमें कहा गया आपकी भलाई के लिए किया जा रहा है। एक भी कश्मीरी उसमें पार्टिसिपेंट नहीं था उस डिसीजन में, क्योंकि एक डेमोक्रेसी में जो पब्लिक पार्टिसिपेशन होती है पैरामाउंट होती है। लेकिन यहां पे इस केस में कोई कश्मीरियों की पार्टिसिपेशन नहीं थी। यूनिलैटरली डिसीजंस लिए गए और हमें कहा गया कि आपके लिए जी ठीक किया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है। तो एक बहुत बदकिस्मती का माहौल रहा। 2019 में ही इंतखाबात हुए, पार्लिमानी इंतखाबात, उसमें आपके भी नुमाइंदे मौजूद थे और पार्लिमान में चले गए। तो आप नहीं मानती हैं कि उनका जो है आइडेंटिटी, लोगों ने उन पर भरोसा दायर किया और उनको आगे ले गए पार्लिमान तक? लोगों के तो हम शुक्रगुजार हैं, लोगों ने तो हमेशा हम भरोसा दिखाया है, लोगों ने हमेशा सपोर्ट दिया है, लोगों ने प्यार दिया है। लेकिन मैं बात कर रही हूं हुकूमत की, जो यहां पर कुछ आगे चलने नहीं दे रहे थे। आप देखिए, जब 19 में हमारे कवानीन जो हैं वो खत्म किए गए तो पॉलिटिशियंस को जेलों में डाला गया, लॉकडाउन लगाया गया, लोगों को एक्सप्रेस नहीं करने दिया अपने जज्बात को। मुझे याद है टीवी पे मैं देखती थी, कोई नेशनल एनालिस्ट
किसी स्टेट से कोई इंटरनेशनल एनालिस्ट, आप देख रहे हैं अमेरिका से लोग, इंग्लैंड से लोग कश्मीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। कश्मीरीज को कहीं नहीं मौका मिल रहा खुद को डिस्कस करने आपकी का। पार्टी पे इल्जाम यह है कि आपके भी नुमाइंदे पार्लियामान में थे, उन्होंने उतनी बात नहीं की जितनी उम्मीदें उनसे वाबस्ता थी लोगों की। इस सिलसिले में बात करने के मुझे लिए नहीं लगता कि हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स ने एक भी इश्यू पिछले 5 साल में छोड़ा। देखिए, जितना टाइम उन्हें मिलता था पार्लियामेंट में, उस टाइम का उन्होंने हमेशा जो है सही यूटिलाइज करा, और उन्होंने जितने भी मुद्दे थे जम्मू कश्मीर के अंदर हमेशा उनको उठाया, और हमेशा जो है कश्मीरी की आवाज, जम्मू कश्मीर की आवाज जो है पार्लियामेंट में बुलंद की, क्योंकि उनको करनी भी चाहिए थी और उन्होंने करी भी। लेकिन इस वक्त कहने का मकसद ये है कि जो आप अब ये इंतखाबात देख रहे हैं पार्लियामेंट के, इसमें हमें देखना होगा कि हम लोग पिछले सालों में क्या फेस कर रहे हैं, मुल्क भर में कैसे हालात बने हुए हैं। मुल्क भर में जी हालात बने बीफ बैन के, मुल्क भर में जी हालात बने घर वापसी, ट्रिपल तलाक। वहां पे एक मिनिस्टर जो है वो खुलेआम बोलते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश को। उनके ऊपर उनको क्यों नहीं आज तक किसी ने जेल लिया? यहां तो मुंह खोलने पे यूएपीए और पीएसए लगा देते हैं, उनके ऊपर तो किसी ने कोई केस नहीं लगाया। लेकिन जो हमें यहां घुसपैठिया बोला जाता है, हमें कहा जाता है ये मंगलसूत्र और जेवर ले जाएंगे। हमें कहा जाता है कि देखिए, जब ये प्राइम मिनिस्टर बने, जो आज मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि 15-15 लाख आपके अकाउंट में आए। आपके अकाउंट में आए वो 15 लाख? मेरे अकाउंट में तो नहीं आए। मैंने बहुत लोगों से पूछा आपके अकाउंट में आए? उन्होंने कहा हमारे अकाउंट में तो नहीं आए। देखिए, जिस तरह के वादे किए गए डेवलपमेंट के, एम्प्लॉयमेंट के, जॉब्स के, कुछ नहीं, कहीं नजर नहीं आ रहा है। खासतौर पे कश्मीर की बात करूंगी, जो भी तरक्की हुई है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान ही हुई है। वही स्कीम्स आपको मिलेगा जहां 10,000 पेशेंट दिन भर आपको मिलते हैं जाते हुए, और ये जो गवर्नमेंट है उसको डिफंक्ट करने की कोशिश कर रही है। मेरा सवाल ये है कि स्टाफ तक वहां कम किया गया है। एक सेकेंड जी बताइए। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हमने दी है जी। 96 में जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बने, एक नया सिलसिला शुरू करना पड़ा डेवलपमेंट का। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, स्टाफ फिर से इकट्ठा करना पड़ा। नए से जो है ये डेवलपमेंट का सिलसिला वो शुरू करना पड़ा। तो मैं आपको एक पहले रोकना चाहूंगा, हमारे साथ सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जो डीडी न्यूज के हैं शबीर डार साहब वो जुड़े हैं। शबीर साहब, आपका इस्तकबाल है स्टूडियो में। थैंक यू। तो शबीर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। आप मुझे बताएं, आपकी नज़र पूरी तरह है जो इस वक्त जो इंतखाबात हो रहे हैं, हुए हैं 2 हल्कों में और अभी कश्मीर में हो रहे हैं, तो किस निगाह से देख सकते हैं आपको इस बहस से एक सहाफ़ी, क्योंकि आपकी नज़र हर सू जाती है और हर एक पार्टी पे और आवाम की उमंगों पे भी आपकी नज़र होती है। जी, ये जो अभी 2 फेज हुए हैं इलेक्शन, इसमें दोनों फेज जो है जम्मू में हुए हैं, और हम ये जानते हैं कि जो इलेक्शन है काफ़ी मुद्दत के बाद हो रही है कश्मीर में। अभी जो 2019 के बाद जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुई है, और उसके बाद जो कश्मीर में जो है काफ़ी सारा डेवलपमेंट देखने को मिला है। और अब जो पहली बार जो है लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने को मिल रहे हैं, और जाहिर सी बात है इस बार जो है लोकल इलेक्शन नहीं है, ये पार्लियामेंट इलेक्शन है, और इसमें जो है बिग इश्यूज मैटर करते हैं लोगों के लिए। लेकिन 2019 के बाद जो है यहाँ पे लोगों को एक बार एक मौका मिल रहा है कि अपना जो है राइट टू वोट का एक्सरसाइज करना। और जो इश्यूज है इस वक्त हमें देखे हैं ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर में एक नॉर्मलसी का दौरा इन सालों में, और लोग जो हैं अभी ऐसे माहौल को आगे फिर से देखना चाहते हैं। कुछ इश्यूज हैं जो मेजर इश्यूज हैं लोगों को, एम्प्लॉयमेंट का इश्यूज हैं यहाँ पे, और इंफ्रास्ट्रक्चरल कुछ डेवलपमेंटल इश्यूज हैं जो जिनका बज़ाहिर इन इलेक्शन से लोकल इश्यूज का नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो कश्मीर का जो मेजर इशू है जो 2019 में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुई है, और यहाँ के लोकल पार्टीज का भी वही जो उनका मंशूर है कि वो यहाँ पे उन चेंजेस को अंडू करें, वो किस लेवल पे उन चीज़ों में कामयाब होंगे वो आगे हम देखेंगे। लेकिन जो स्टेटहुड का मसला है वो कब यहाँ पे रेस्टोर हो, और यहाँ के लोकल इलेक्शन कितनी जल्दी हो पाए, ताकि यहाँ के जो इश्यूज है, जो डे टू डे इश्यूज है लोगों के, वो उन इलेक्शंस में लोग उनको अपना
ये जो है उनको रिजॉल्व करने का उनको मिल रहा है, मौका मिलेगा। ये शबीर, आप नौजवानों से भी अक्सर बात करते हैं, तो क्या है उनकी उमंगें, जो खासकर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं? हमने देखा है कि अभी जो हमने काफी जब से इलेक्शन स्टार्ट हुए हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डायरेक्शन पे जो है कि उन्होंने यंग वोटर्स के साथ जो इंटरेक्शन बीच बीच में हुई है, तो हमने देखा है कि कॉलेजों में, स्कूलों में जो लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स है एलिजिबल हुए हैं, उनमें काफी उत्साह है। दे आर वेरी एंथुसियास्टिक टू मेक मेक यूज ऑफ देयर फ्रेंचाइज। और ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि लोग इतने बेबाकी से आगे आ रहे हैं और खुल के अपने ये जो है राइट टू वोट करने का जो उनका ना जो वो फ्रीली कहते हैं कि हमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये क्योंकि हमने देखा है ओवर द इयर्स कश्मीर में जो एक वोटिंग और पार्टिसिपेशन इलेक्शन हमने देखा है, पिछले बार की एक टाबू सा था, लेकिन वो हमें लगा है कि कुछ सालों से वो चेंज आई है यहाँ पे, और यंगस्टर्स एंथुसियास्टिकली इन एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने को, दे आर वेरी एंथुसियास्टिक एंड वेरी एंक्शियस टू मेक यूज ऑफ देयर फ्रेंचाइज। तो ये एक अच्छी बात है। हमारे नौजवानों को जो मंगे हैं, दे सी द सॉल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम्स थ्रू इलेक्टोरल प्रोसेस, और डेमोक्रेटिक वेज में ही वो अपने मुद्दों का हल देखते हैं। ये एक बड़ा बदलाव है कश्मीर में, और इन्हीं चीज़ों से जो लोगों के इश्यूज है, नौजवानों के जो इश्यूज है, डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट, जाहिर सी बात है जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस यहाँ स्ट्रेंथन होगा, लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो जो नौजवानों के मसाइल है उनको जाहिर सी तौर पर एक हल मिलेगा, और वो एक प्रॉस्परस फ्यूचर की ओर बढ़ते रहेंगे। जी शबीर, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फिलहाल हमारे साथ जो एडवोकेट सलमान शेख साहब हैं वो यहाँ पे हमें तशरीफ फरमा है, तो शेख साहब आपका इस्तकबाल है। तो सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगा, आप बताइएगा कि बीजेपी की जानिब से कश्मीर में इन इंतखाबात में, पार्लिमानी इंतखाबात में कोई भी कैंडिडेट जो है नहीं उतारा गया है, क्या कहेंगे? मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा था आपका पहला सवाल यही होगा कि कोई भी पार्लियामेंट्री कैंडिडेट क्यों नहीं है। तो बेसिकली देखिए, हमारा एक पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है और हमारे में एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में पार्लियामेंट्री बोर्ड का से होता है कि पार्लियामेंट्री में या लोकसभा कैंडिडेट्स कौन रहेंगे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स कौन रहेंगे। तो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड का ये कहना है कि अगर ये मानती है हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड कि हमें अभी हमारे कैंडिडेट्स नहीं उतारने चाहिए, तो ठीक है, we respect that and we follow the procedure because our party is based on the ideology, not on the vote politics. देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का फंडामेंटल एम और ऑब्जेक्टिव जो होता है वो इलेक्शन होता है। आई एग्री टू दैट, बट देन इवेंचुअली बीजेपी हैज़ अ स्ट्रेंथ विच गोज ऑन टू द आइडियोलॉजी एज वेल। तो बीजेपी की आइडियोलॉजी जो ये है कि वेलफेयर ऑफ द स्टेट, वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड वेलफेयर ऑफ द नेशन। सो whatever the parliamentary board has decided, I believe कि इंस्टीट्यूशन की जो सोच होती है वो एक इंडिविजुअल से बड़ी होती है। सो दैट वुड बी देयर, आई मीन दैट वुड बी समथिंग टू लुक फॉर कि व्हाट इज टू द पीपल ऑफ द स्टेट एंड टू द पॉलिटिकल पार्टीज कि व्हाट बीजेपी विल ब्रिंग नेक्स्ट। तो सर, आपकी तरफ आना चाहूँगा, कश्मीर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने माजी में बहुत वोट डाले हैं, अपने जो हक़ रायदही का इस्तेमाल किया है, लेकिन अब वो नाउमीद हो गए हैं मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से। तो ऐसे वोटर्स को रुझाने के लिए आप क्या कर रहे हैं और क्या उनके लिए नया, ताकि वो दोबारा से वोटिंग प्रोसेस में शामिल हो सकें? देखिए, वो नाउमीद हो चुके हैं जो नमाजियों को लाते पड़ती हैं उनसे, वो नाउमीद हो चुकी हैं यूएपीए और पीएसए से, वो नाउमीद हो चुके हैं जो हिजाब बैन लगता रहता है उससे, बच्चों को कहा जाता है आप जी हिजाब मत पहनिए। वो नाउमीद हो चुके हैं जो 15 लाख अकाउंट में नहीं आए उससे। वो नाउमीद हो चुके हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, हमें घुसपैठी कहा जा रहा है उससे। तो उसका जो है जवाब वो अपने वोट से इंशाल्लाह परसों देंगे। उस दिन आपको समझ में आएगा कि वो किससे नाउमीद हो चुके हैं और क्यों नाउमीद हो चुके हैं। देखिए, जब 10th मई 1857 रिवोल्ट ऑफ मेरठ स्टार्ट हुआ, उस दिन बीज बोया गया डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का, और उसके बाद 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, और आज तक ये ब्रिटिश पॉलिसी हम पे इंप्लीमेंट की जा रही है। आपने यहां मेरे भाई से पूछा कि इनके कैंडिडेट क्यों नहीं है,
मुझे याद है परसों ही इनकी लीडर ने कहा जो बाकी कैंडिडेट्स हैं वो हमारे ही तो हैं। तो जो ये डिवाइड एंड रूल यहां चल रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में जो इन्होंने टीम्स अपने बना के रखे हुए हैं, वो कैंडिडेट्स उठाएंगे इनके तरफ से, और ये सब मिले हुए हैं क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी मिलती है, जिसमें हमें कोई ऑब्वियसली ऑब्जेक्शन नहीं है। सबकी अपनी मर्जी है कि उनको अपने पॉलिटिक्स को किस तरह आगे लेना है, उनकी आइडियोलॉजी कैसी है, लेकिन हमारे इश्यूज बहुत मुश्किल रहे हैं, मुश्किल तरीन रहे हैं। हमारे को बेइज्जत करके हमारे राइट्स खत्म किए गए, हमारी शिनाख्त खत्म की गई। जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ महाराजा हरि सिंह और लॉर्ड माउंटबैटन के बीच में 26 अक्टूबर 1947 को, तो हमारे पास कुछ गारंटीड राइट्स थे। 3 कंडीशंस पे वो एक्सेशन हुआ। कहा गया एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस और करेंसी, ये जो है ये वहां से कंट्रोल होंगे, बाकी आप अपना देख लीजिए। धीरे 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 जो हमारे सारे ये स्पेशल स्टेटस में जो राइट्स थे वो इरोड किए गए जी। तो कहीं ना कहीं वो एक सेंस ऑफ बिट्रेयल, और उस सेंस ऑफ बिट्रेयल के वजह से आज कश्मीरी निकलेगा, वो इंशाल्लाह अपना वोट देगा, क्योंकि वो सफोकेटेड फील करता है आयरन फिस्ट पॉलिसी की वजह से, क्योंकि यूएपीए और पीएसए पीछा नहीं छोड़ते। आज हमारे मीडिया में भाई बात नहीं कर पाते हैं, वो डरते हैं बात करने से। कितने लोगों के मैं आपको नाम बताऊं जिनके ऊपर पीएसए और यूएपीए और सेडिशन के केसेस लगाए गए, चाहे उन्होंने कितनी छोटी सी बात कही हो। तो शेख सलमान साहब, आप इसके रद्द-ए-अमल में क्या कहना चाहेंगे? आपकी पार्टी पे कई ज्यादा इल्जाम लगाए गए हैं, तो आप इसका रद्द-ए-अमल बताइए। स्पेसिफिक रहिए किस इल्जाम को, क्योंकि ये बहुत सारे इन लाइनअप इल्जाम है, तो आप किसी स्पेसिफिक को बताइए तो मैं उसको उस पर काउंटर करूं। इन्होंने जो कहा कि यहाँ पे जो वादे किए गए थे कोई पूरा नहीं हुआ, यहाँ के जर्नलिस्ट की बात इन्होंने की। देखिए, इन्हें नाउम्मीदी की बात की, तो लोग नाउम्मीद थे पैलेट से, लोग नाउम्मीद थे पथराव से, लोग नाउम्मीद थे एंटी नेशनल एलिमेंट्स से, लोग नाउम्मीद थे सेपरेटिस्ट मूवमेंट से, लोग नाउम्मीद थे पाकिस्तान बेस्ड एजेंडा को यहाँ पनपने देना, उससे भी लोग नाउम्मीद थे। लोग नाउम्मीद थे स्कूल ना जाने से, लोग नाउम्मीद थे करप्शन से, लोग नाउम्मीद बहुत सारी चीज़ों से थे। तो वो सब चीज़ें जो है बीजेपी ने डिलीवर की है। और बीजेपी ने, आप देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो होता है कि पीस पे आप अपनी स्टेट को चलाइए, डेवलपमेंट पे आप अपनी स्टेट को चलाइए। हमने पीस डिलीवर किया है, हमने वादे किए हैं। हमने, मोदी जी पिछली बार भी आए, उन्होंने अपनी रैली में यही कहा कि मैं कश्मीरियों का दिल जीतने आया हूँ। तो हमने जो पीस को डिलीवर किया है, हमने लोगों की बहबूदी के लिए काम किया है, हमने एंटी नेशनल एलिमेंट को करप्ट किया है, जो सेपरेटिज्म का मूवमेंट था उसको करप्ट किया है, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए टूरिज्म को बढ़ाया है, हमने यहाँ एजुकेशन जो सेटअप था, जो एजुकेशन सिस्टम था उसको स्ट्रेंथन किया है। तो वो सारे पर्सपेक्टिव्स जो है डेवलपमेंट के और वो सारे पर्सपेक्टिव्स जो है प्रोग्रेशन के, आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हर सम से ये शिकायत आ रही है कि डेवलपमेंट की बात की जाती है तो नौकरियों की अगर बात करें तो उस पर कोई नहीं हुआ है कुछ भी। बीजेपी की तरफ से बातें तो की जाती हैं, लेकिन लोगों का जो बेरोजगारी का मामला है वो यूं का त्यों है। देखिए, जब आप किसी के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं ना, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, तो इट्स अ लॉन्ग टेन्योर प्लान। ये ऐसा नहीं है कि आपने जैसे वो लगा दिया डेली वेजेस और उनके लिए कोई प्रॉपर पॉलिसी जो है रिटन पॉलिसी वो नहीं थी, या जो आपने वो डेली वेजेस लगा लिए उनके लिए कोई प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग ऑफ पैसा कहाँ से आएगा, प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग ऑफ फाइनेंसेस नहीं देखे आपने। तो जब आपको कोई पॉलिसी बनानी है एम्प्लॉयमेंट के लिए तो इट्स अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी, और उसमें टाइम लगेगा उस पॉलिसी को बनाने में, उसको समझने में, उसके लिए फंड्स होने चाहिए और कैसे हम उसको चलाएंगे। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की जब बात करते हैं, लाखों लोगों की एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, और लाखों लोगों के एम्प्लॉयमेंट के लिए जो पॉलिसी बननी चाहिए वो बहुत फर्म और स्ट्रक्चर्ड बननी चाहिए। ऐसे नहीं जैसे अभी आप देखते हैं वो डेली वेज हर रोज हड़ताल पे, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने तो नहीं लगाए ना। वो उनके लिए क्या पॉलिसी थी लगाते वक्त, क्या उनके लिए स्ट्रक्चर बनाया था उन्होंने, क्या डिलीवर करने वाले थे उनके लिए, और बताइए क्या है, आप बताइए। आई कैन काउंटर दैट प्लीज। सर जी, आप कुछ कहना चाहती थी इस बारे में? जो ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, खासतौर पे जम्मू कश्मीर में, इन्होंने 2 चीजें की हैं। हाँ, एक तो इन्होंने हमारे कानून वानून सब खत्म कर दिए, स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स खत्म कर दिए, और यूएपीए पीएसए तो रोज लगता है, वो तो पता ही है। लेकिन इन्होंने डेवलपमेंट क्या की है ये मैं आपको बताती हूँ। G20 के वक्त इन्होंने एयरपोर्ट से लेके बुलवाड़ तक 2 दीवारों को रंग लगाया है। ये है डेवलपमेंट नंबर 1। डेवलपमेंट नंबर 2 इन्होंने ये किया, इन्होंने पोलो व्यू और लाल चौक में टाइलें लगाई हैं। जो अरबों खरबों करोड़ यहां आने वाले थे वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं।
मैं ढूंढने गई, देखने गई, क्योंकि लोग कह रहे थे भाई, कह रहे हैं अरबों खरबों करोड़ आ रहे हैं, लाखों करोड़ आ रहे हैं, देख लो। मैं भी जाती हूँ देखने की भाई ये आ रहे हैं, लेकिन है कहां पे, हमें भी तो दिखे। हाँ, मैंने पोलो व्यू में टाइल्स देखी, मैंने लाल चौक में टाइल्स देखी, मैंने वो टाउन स्क्वायर देखा, उसके अलावा मैंने और कुछ नहीं देखा। इन्होंने पूरा डाउनटाउन खोद के रखा है, ये वहां पैचिंग तक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि G20 पे बाद में डिसाइड हुआ कि भाई अब ये रूट नहीं लेना है, तो जहां जहां से रूट नहीं लेना था वहां वहां को इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। इन्होंने हमें कहा यहां बड़े बड़े कंपनीज आ रहे हैं, वो कहां से आएंगे? हमारे पास बिजली नहीं होती है, हमारी लाइट ही नहीं आती है, अब हम लाइट देखते ही नहीं है, लाइट का वेट करना पड़ता है अब कि भाई कितने बजे से कितने बजे तक आएगी। ये है हमारी बिजली का हाल। और उसी दौरान पावर प्रोजेक्ट जो है वो जी ट्रांसफर करे। एक बात की तरफ जब इनको खुद पता था कि वी आर गोइंग थ्रू द वर्स्ट पावर क्राइसिस इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक बात की तरफ आपका ध्यान करना चाहूंगा, 370 के बाद जो बीजेपी का दावा है कि कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं हुए, कोई इतनी बड़ी हालात खराब नहीं हुए, हड़ताल वगैरह नहीं हुए और स्टार्टअप्स वगैरह जो हैं, तो उस बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कभी मना नहीं करूंगी कि पथराव नहीं हो रहा है, हड़ताल नहीं हो रही है जी। नहीं हो रही है, ये मैं बिल्कुल मना नहीं करती, मैं ये बात इनकी मानती हूं। डर, सफोकेशन, यूएपीए, पीएसए, आपको पता है कितने कश्मीरी जिनको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा गया, यानी हो सकता है ये बंदा कुछ कर सके फ्यूचर में, हो सकता है, हमें शक है। 2019 में ये लड़के उठाए गए, 5 अगस्त के डिसीजन से पहले, आज 5 साल हो गए हैं। वो बच्चे अभी तक मुल्क भर के जेलों में पड़े हुए हैं। उनके माँ बाप कहते हैं हमने आना जाना वहां छोड़ दिया। उनसे पूछिए आपने क्यों आना जाना छोड़ दिया? वो कहते हैं क्योंकि न आने के पैसे, न जाने के पैसे, न वहां रहने के पैसे, और जो जेल में हमें दिक्कतें पेश आती हैं वो एकदम अलग। तो शेख साहब अपना जवाब दीजिए इसके सवाल का। देखिए, डेवलपमेंट का एक ही पहलू नहीं होता कि दीवारें, कोई सरकारी दीवारें रंगना या फ्लाईओवर बनाना या सड़क बनाना। डेवलपमेंट के और भी पर्सपेक्टिव्स होते हैं। डेवलपमेंट का एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि जहां हमारे बच्चे को बाल पुरस्कार मिला, कोई एनसी का लीडर वहां नहीं गया, उसको सराहने नहीं गया, कोई इनका कोई लीडर उसके पास नहीं गया, उसको सराहने नहीं गया। ठीक, डेवलपमेंट का एक पहलू ये भी है कि जहां हम आज मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में 25 साल का युवा, मेरे जैसा मेरा भाई, मेरी बहन, वो ये एस्पायर करती है कि हम पॉलिटिक्स में जाए, हम मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव लड़े, सरपंच बने, मेयर बने, कॉरपोरेटर बने, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली बने। डेवलपमेंट का ये भी एक पर्सपेक्टिव है कि जहाँ पे हम रात के 2 बजे कोई STF नहीं देखते सड़कों पर, कोई हरासमेंट नहीं देखते सड़कों पर। डेवलपमेंट का एक ये भी पहलू है जहाँ हम इखवान का बंदूक नहीं देखते सड़कों पर। तो डेवलपमेंट के कई सारे पहलू है, और ये जो टाइल है वो भी तो बाकी पार्टियां भी दावा करती हैं उन्होंने उस चीज़ को रोका है। सॉरी, बाकी पार्टियों का भी दावा है कि उन्होंने उस चीज़ को रोका है जो आप कह रहे हैं कि इखवान या SOG वगैरह। देखिए इखवान हमें पता है कि किसका प्रोडक्ट था, पहली बात, और टास्क फोर्स भी पता है हमें किसका प्रोडक्ट था, SOG भी पता है किसका प्रोडक्ट था। तो वी आर वेरी वेल अवेयर अबाउट कि किनकी क्या पॉलिसीज रही है और किन्होंने फोर्स से काम लिया और किन्होंने प्रिवेंटिव से लिया। देखिए, पहली बात तो जो ये कहती है PSA, UAP एंड ऑल दैट, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, राइट। और दूसरी बात ये रहेगी, इन्होंने बीच में वो हिजाब की भी बात कही थी और नमाज पे लात मारने की भी बात कही थी। आई बिलीव एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जब फ्लाईओवर बनता है या जब सड़क बनती है तो उस पर शेख सलमान भी चलता है, राजलामा भी चलता है, सीमा भी चलती है और हरजीत सिंह भी चलता है। जब गोल्डन कार्ड जैसी कोई स्कीम आती है या उज्ज्वला जैसी कोई स्कीम आती है, वो शेख सलमान को भी मिलती है, वो हरजीत सिंह को भी मिलती है, राजलामा को भी मिलती है और सीमा को भी मिलती है। तो ये सारा पहलू भी जो है ये हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ एट द एंड व्हाट वी आर डिलीवरिंग एंड व्हाट इज़ ऑन द ग्राउंड। तो ये रहा बात। और क्या इनकी बात थी, प्लीज़ आप रिपीट कर पाएंगे, क्या उन्होंने कहा था? तो मैं आप दोनों से पहले एक सवाल करना जो मेरे दिमाग में आया है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जी। अभी पार्लिमानी इंतखाबात हो रहे हैं, लोगों की नज़रें आपकी पार्टियों पे हैं, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों पे हैं, उम्मीदें बहुत ज़्यादा वाबस्ता हैं। तो जब आप वो आपको सुन रहे हैं, आपके जलसों को सुन रहे हैं, आपकी तकारीर को सुन रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप जब भी आप तकरीर करें, आप डेवलपमेंट की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, आप एक दूसरे पे कीचड़ ना उछालें? लोग मायूस हो गए हैं एक दूसरे पे कीचड़ उछालने से। आप दोनों से सवाल है, सर जी आप पहले बताइएगा। अगर इन्होंने इतनी डेवलपमेंट की है जी, 3 कैंडिडेट्स क्यों नहीं उठाए इन लोगों ने? कॉन्फिडेंस ही नहीं है। नहीं, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। आप बराए करम मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं आ रही हूँ आपके सवाल पे जी। अगर इन्होंने इतनी डेवलपमेंट की है तो कैंडिडेट्स क्यों नहीं उठाए इन्होंने?
उठाने चाहिए थे, देख लेना चाहिए था कि लोगों का जवाब क्या है, देख लेना चाहिए था कि लोग कितना यकीन करते हैं इन लोगों पे, देख लेना चाहिए था। क्या है आपका सवाल, फरमाइए। मैं कह रहा था कि लोगों की बहुत ज्यादा उम्मीदें वापस हैं। आप तकारीर करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, हर एक पार्टी का पे ये सवाल है। हाँ। तो लोग इसलिए सुनते हैं कि उनके लिए क्या है। हाँ। लेकिन जब वो सुनते हैं एक आध घंटा 2 घंटे तो दूसरी पार्टी पे। सबसे पहले तो हम ये सारे ड्रैकोनियन लॉज जो हैं इनको मेरे ख्याल से रिवर्स करेंगे, इनको खत्म करेंगे, क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन है ही नहीं। ये कह रहे हैं, बीजेपी के मेंबर कह रहे हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब जो कश्मीरी 5 साल से पड़े हैं जेलों में उनको रहने दो वहीं, हम ठीक हैं, हम खुश हैं। अरे उनके माँ बाप से पूछिए जाके, वो आपको बताएंगे कि किस तरह वो लोग सफर कर रहे हैं, कि किस तरह वो मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, कि किस तरह उनके माँ बाप अब वहां जा भी नहीं पा रहे हैं। सारा जी हमारे पास वक्त कम है। आपने सवाल पूछा तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। जी जी, आप जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि उनसे भी पूछना है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप और क्या करेंगे। हम ऑब्वियसली ये जो अनजस्ट ड्रैकोनियन लॉज हैं ये सारे खत्म करेंगे। जो भी इन्होंने ये रोज हमारे को परेशान करते हैं, एक एक नोटिस निकाल के, एक नए नए जो ये रोज ऑर्डर सरकारी निकलते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स निकालते हैं, जिनका कोई लेना देना ही नहीं है, ना पब्लिक रिप्रेजेंटेशन, ना कुछ, ना किसी के लीडर, खुद ही जी अफसरशाही चल रही है, वो रोज ऑर्डर निकाल रहे हैं। उन ऑर्डर पे मैं बोलना चाहूंगी कि वो हम सारे रिवर्स करेंगे कल को। और इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा लोकल रिप्रेजेंटेशन, 10 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है असेंबली का, कौन सी लोकल रिप्रेजेंटेशन है? हमें गवर्नर साहब और हमारे पास टाइम नहीं है, अफसरान चला रहे हैं। जल्दी देखिए मेरी बात यह है, जैसे इन्होंने कहा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर पे आए, तो उनके भी माँ बाप से पूछ लीजिए जिनके बच्चों ने आंखें खोई है पेलेट से, उनके भी माँ बाप से पूछ लीजिए जिन्होंने अपने बच्चे खोए। 112 एक सरकार में खोए गए और 115 एक में कैजुअलिटीज हुई है, तो उनसे भी पूछ लीजिए। देखिए आप पूछ रहे लोगों के लिए क्या है, देखिए लोगों के लिए ये है, सबसे पहली चीज हम आपको एक इकोसिस्टम दे रहे हैं जहां आप अपना बिजनेस कर सके, जहां आप अपने बच्चों को पढ़ा सके। अब लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, दुकानदारों को बंद होने की जरूरत नहीं है, ट्रांसपोर्टर्स को अपना ट्रांसपोर्ट बेचने की जरूरत नहीं है। हमने एक इकोसिस्टम बनाया, एक एनवायरमेंट बनाया जहां आप खुल के काम कर सकते हैं, खुल के बिजनेस कर सकते हैं। देखिए मेरी एक बात सुन लीजिएगा, हमारे पास सारी इंस्टीट्यूशंस पहले भी थी, हमारे पास सारे सिक्योरिटी फोर्सेस पहले भी थे, हमारे पास सारे जितने भी सिक्योरिटी जो काउंटर एजेंसीज है वो पहले भी थी, लेकिन उनके हाथ बांधे थे। गवर्नमेंट्स के इंटेंशन नहीं थे पीस डिलीवर करने के, गवर्नमेंट के इंटेंशंस नहीं थे कश्मीर को पीस में और अमन के माध्यम से चलाने के। तो अब जब हमारे पास एक इकोसिस्टम हमने क्रिएट करके दिया है, एक एनवायरनमेंट हमने क्रिएट करके दिया है कि जहां आपको चाहिए आप बिजनेस करिए, जहां आपको चाहिए आपके लिए लुक्रेटिव इंडस्ट्रियल पॉलिसीज लाई है हमने, जहां आपके लिए हमने ऐसे हर गरीब के लिए मकान, हर गरीब के लिए मेडिकल फैसिलिटीज। देखिए मेडिकल फैसिलिटीज यूज्ड टू बी लग्जरीज इन द प्रीवियस टाइम्स, इनके टाइम पे। आज मेडिकल फैसिलिटी इज जस्ट अ कार, जस्ट और उसके लिए पैसे भी लगते हैं, वहाँ पैसे वो हमने दिया है। मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा मुकम्मल हो गया है, तो आखिर पे फिर एक बार यही कहूंगा कि ये जो है आज का जी डिस्कशन था, बहस था, बिल्कुल ये भी उसी सिलसिले खत्म हो गया कि एक दूसरे पे इल्जाम और इल्जाम तराशियां करते हैं। अवाम के लिए कुछ आपने खास नहीं कहा, अवाम मायूस होगी ऐसी बातों से। तो आप दोनों हमारे स्टूडियोज में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन अगले शुमारे तक हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।